राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां, उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का किया शुभारंभ। विभिन्न जिलों के बच्चों से की ऑनलाइन बातचीत। सामूहिक प्रयास से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया बल। अपराध नियंत्रण पर रांची में उच्च स्तरीय बैठक। बोकारो में मजदूर संगठन समिति के ठिकानों पर एनआईए का छापा। गुमला में पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश भर में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। 8 मई तक बने रह सकते हैं यही आसार। कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा हासिल करना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों का आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए बेहतर और जिम्मेदार युवाओं की एक नई पौध तैयार करें जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से काफी उम्मीदें हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश में शिक्षा पद्धति में नई ऊर्जा भरने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का रांची से ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के बच्चों से बातचीत की तथा उत्कृष्ट विद्यालयों की अवधारणा पर उनके विचार जाने। मुख्यमंत्री ने सामूहिक प्रयास से राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एक मॉडल स्कूल इन 80 विद्यालयों की संरचना में लिए गए हैं। इन विद्यालयों की मूलभूत भवन का निर्माण कराया गया है। प्रयोगशाला का निर्माण। विधायक सरयू राय ने आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री वायरल वीडियो प्रकरण समेत अन्य विषयों से अवगत कराया। साथ ही इस पूरे मामले में प्रशासन के कथित ढुलमुल रवैये की चर्चा करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा स्थित चाराडीह आवास पर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं से भी भेंट की। संवाद के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जन समस्याओं से भी अवगत हुई तथा उनके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री महतो ने आज हुंडहित प्रखंड अंतर्गत जयपुर से धोतला तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आज भाजपा गुमला के जिला कार्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी।
मौके पर सांसद सुदर्शन भगत और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। मुंबई में अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लंबे वक्त तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। लेकिन कार्यक्रम में शरद पवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। उनके समर्थकों ने अपना फैसला वापस लेने के लिए नारेबाजी की। रांची में आज विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ और नक्सली तथा आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। इधर नक्सलियों से साठगांठ मामले में एनआईए ने मजदूर संगठन समिति के बोकारो स्थित कुछ स्थानों पर आज छापामारी की। इस छापामारी के दौरान एनआईए ने कुछ महत्वपूर्ण कागजात और मोबाइल जब्त किए हैं। मजदूर संगठन समिति के महासचिव बच्चा सिंह के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र स्थित आवास में भी एनआईए की टीम ने घंटों छापामारी की। गुमला में हिंसा में शामिल रहे 3 पीएलएफआई के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब ने बताया कि इनके पास से हथियार, मोबाइल और अन्य चीजों की बरामदगी हुई है। ये एक आपराधिक इसलिए भी है, उग्रवादी भी है, क्योंकि इनका कोई गैंग, अपना छोटा गैंग है, ये छुटपुट गैंग है और इन लोगों का यही मतलब था कि किसी तरह आगजनी करके थोड़ा सा दहशत फैलाए और अपने आप को उग्रवादी की श्रेणी में मानते हुए विलीन का काम करें, जिसको हम लोगों ने विफल कर दिया है। इधर खूंटी पुलिस ने एक हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 4 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 1 तारीख को संध्या समय अड़की क्षेत्र अंतर्गत ही कुटी तमाड़ रोड पर उली पीढ़ी गांव के पास हम लोगों ने चेकिंग लगाया था। उसी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जा रहे थे जो चेकिंग कर रहे सशस्त्र बल को देखकर भागने का प्रयास किए। उन्हें रोकने का इशारा किया गया लेकिन वो रुके नहीं। फिर खदेड़कर उन्हें पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद फिर सशस्त्र बल के द्वारा रोककर जो पदाधिकारी उपस्थित थे तलाशी लेने के क्रम में एक 3 व्यक्तियों में से एक पंकज मुंडा जो मोटरसाइकिल सवार था उसके पास से एक अवैध हथियार जो एक पिस्टल है और गोली बरामद किया गया। सेना जमीन घोटाला मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने इस घोटाले में बड़े अधिकारियों समेत 1 दर्जन लोगों को नोटिस भेजा है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। ईडी ने अब इस मामले से जुड़े 4 अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का जेल से बाहर निकलकर रांची के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में श्री एक्का ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद फिर से जनता के बीच जाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अधूरे कामों को पूरा करना है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस वर्ष अप्रैल में प्राप्त सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व 1,87,000 करोड़ रुपए के साथ अब तक का सर्वाधिक संग्रह है। के मोर्चे पर वित्त वर्ष 2023-24 का आगाज बेहद शानदार रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में ही वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह यानी जीएसटी संग्रह ने इतिहास रच दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है।
अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए का रहा था। पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह में 19,495 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह बीते साल अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,87,035 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए और 12,025 करोड़ रुपए का उपकर शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक दिन में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह इस साल 20 अप्रैल को हुआ। 20 अप्रैल को 9,80,000 ट्रांजैक्शंस हुए, जिसमें 68,228 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के इस रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। अगर बात करें कि आखिर जीएसटी संग्रह लगातार क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे देश में मजबूत मांग और खपत का होना, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आना, ई इनवॉइसिंग में लगातार बढ़ोतरी होना, सरकार द्वारा विनियामक अनुपालन में सुधार करना और जीएसटी व्यवस्था से नए लोगों का जुड़ना जैसे कारण शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी संग्रह होना देश में उपभोक्ता मांग में तेजी के साथ देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर आईएमएफ ने एशिया पैसिफिक की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 4.6% कर दिया है। 2022 के 3.8% की तुलना में इस वर्ष 4.6% तक बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने अपने क्षेत्रीय आर्थिक सर्वे एशिया तथा प्रशांत की जारी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि यह क्षेत्र वैश्विक विकास में लगभग 70% योगदान करेगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र 2023 में विश्व के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिशील रहेगा। भारत और चीन के इस सर्वे में आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि इस क्षेत्र की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस वर्ष वैश्विक विकास में लगभग आधे का योगदान कर सकती हैं। इसके साथ ही एशिया और प्रशांत की शेष अर्थव्यवस्थाएं अतिरिक्त 5वें भाग का योगदान कर सकती हैं। एशिया की गतिशीलता चीन की स्थिति में सुधार और भारत के विकास से संचालित होगी। वहीं 2023 में अन्य क्षेत्रों के साथ एशिया के बाकी भागों में विकास निचले स्तर पर रहने की संभावना है। इस बीच आईएमएफ ने बताया है कि वर्ष 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। कड़ी मौद्रिक नीति के कारण धीमी गति के वैश्विक विकास और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी जारी रहेगा। आईएमएफ का कहना है कि मुद्रास्फीति के दबाव का बने रहना और अमेरिका और यूरोप में वित्तीय क्षेत्र की मौजूदा समस्याएं जटिल आर्थिक परिदृश्य में अतिरिक्त अनिश्चितता बढ़ाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर उन्हें समलैंगिक विवाह के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत कराया। क्यों खड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर हमारी भारत में संस्कृति और सभ्यता बहुत पुरानी है। हम लोग एक सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं। यहाँ पर जो शादी का मेथड है वो दो व्यक्तियों के मिलन से, एक वर एक वधू के मिलन से ब्याह होता है, जिसकी समाज स्वीकृति देती है। तो फिर ये जो है वेस्टर्न कंट्री का कल्चर लाने के लिए इतना प्रयासरत क्यों है सीजीआई? उच्चतम न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया कि वो पहले हाईकोर्ट का रुख करें। वकील निजाम पाशा ने मामले को जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच के सामने उठाया। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच के मामले में ही इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर कर कोर्ट से दखल की मांग की है। कोर्ट का कहना है कि मामले में हाईकोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश भर में बारिश से मई के महीने में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। झारखंड में यही हालात 8 मई तक बने रह सकते हैं।
देश के अन्य स्थानों में भी वर्षापात से लोगों को भी गर्मी से काफी राहत मिली है। थंडरस्टॉर्म रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है और पेनिनसुला इंडिया तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात, राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के ऊपर। और इसलिए सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 21.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर राज्य में वैसे तो गर्मी का सितम काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन संवेदनशील लोग और संस्थाएं इस मौसम में पेयजल आपूर्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जमशेदपुर में एक संस्था द्वारा इस वर्ष भी निःशुल्क जलापूर्ति सेवा दी जा रही है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। प्रत्येक वर्ष की भांति भीषण गर्मी को। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री साजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो से उनके आवास पर मुलाकात की तथा महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य साझा कर उनका सुझाव लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी 5, 6 और 7 मई को आयोजित होने वाले इस महोत्सव का आमंत्रण दिया। मंत्री जोभा मांझी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुलभ और सुविधाजनक बनाने हेतु अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनुआ में 3 पीसीसी सड़क और 1 आरसीसी पुलिया का शिलान्यास किया। जामताड़ा जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला खनन पदाधिकारी ने गोपालपुर, कास्ता एवं बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया तथा अवैध खनन की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा कर बताया कि कुपोषण से निपटकर पोषण अभियान एक स्वस्थ, समृद्ध और सुपोषित भारत का निर्माण कर रहा है। इसके तहत अब तक कुल 10.21 करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों में से 92% को आधार से जोड़ा जा चुका है। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास से संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किसानों के मुद्दे पर हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित आंदोलन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई तथा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमों पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा। साहिबगंज में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत बोरियो थाना, तालझारी थाना और रांगा थाना को दुर्घटना के दौरान घायलों को ले जाने हेतु स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया। पूर्व मंत्री सह विधायक भानु प्रताप शाही ने कांडी प्रखंड के मझगांवा में अवस्थित जिले के इकलौता बालिका आश्रम विद्यालय में 1.60 करोड़ के लागत से बनने वाले सभागार और डुमरसोता उच्च विद्यालय के 4 दीवारी निर्माण के शिलान्यास समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास मेरा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है। हमारे पद्म में आज देखते हैं विशेष हस्तियों के जन कल्याण के कार्यों को। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं क्या सेवा भारती राजस्थान का काम करता था
और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझौला में, तो उसके कारण मझौला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझौला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारी समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफिकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफिकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है श्री मूलचंद लोढ़ा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन कल से शुरू हो गया है। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। और बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। जी हां, पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं और इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक तय किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल http://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों, विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों, सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्कारों के पात्र हैं, चाहे उनका कोई पंथ, व्यवसाय, पद या लिंग हो।
चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल हैं, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए देश भर में कई तरह के पहल हो रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। पूर्वी सिंहभूम के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए 35 प्रशिक्षणार्थियों को डेयरी वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षक अवकाश प्राप्त कृषि वैज्ञानिक परिमल कुमार सिंह ने प्रशिक्षुओं को पशुपालन की बारीकियों से अवगत कराया, साथ ही उन्हें केचुआ खाद बनाने के तरीके भी बताए। जो हमारा गोबर वगैरह तैयार होता है, उस गोबर से केचुआ खाद का निर्माण जो है करते हैं, तो उसके लिए मेथड वगैरह जो है पीट मेथड जो है उसको बताते हैं। प्रशिक्षणार्थियों में इस प्रशिक्षण से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने बताया कि डेयरी उद्योग से संबंधित जानकारी को वे अब अपने गांव जाकर किसानों और अन्य लाभुकों को भी बताएंगे। साथ ही वे खुद भी गौ पालन शुरू करेंगे। केंचुआ खाद कैसे बनाना है, कैसे करना है, इसको ऐसे करो, 10 मीटर जैसे लंबाई साथ जैसे सिखाए हमको, हम यहाँ से जाके उसको दीदी लोग को वैसा ही सिखाएंगे। गाय जो रखे हैं दीदी लोग, उनके साथ भी उनका भी करेंगे, इससे हम लोग को भी कुछ फायदा मिलने वाला है। प्रशिक्षण संस्थान की फैकल्टी माला कुमारी ने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के अलावा रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। उससे केचुआ खाद जो प्राकृतिक खाद होता है वो कैसे तैयार होगा और उससे कैसे हमारे धरती की जो उर्वरक क्षमता है वो कैसे बढ़ेगा, इस चीज के बारे में ये लोग जानकारी लेने आई है। और ये ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरह निःशुल्क है। एक प्रशिक्षु ने बांग्ला भाषा में प्रशिक्षण के लाभ गिनाए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताया। पहले भारत सरकार के आमार तरफ থেকে অনেক নমস্কার জানাই। এখন আমরা আরসিটিসি এসে বুঝতে পারছি যে গাই ছাগল কৃষিকাজ কিভাবে করা উচিত, তাদেরকে কিভাবে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো এবং আমাদের उन्नति होबे, ग्रामीण उन्नति होबे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से निकलकर ये प्रशिक्षणार्थी पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट निर्माण में नए तौर तरीकों को अपनाकर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकेंगे और कृषि विकास के वाहक बनेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां, उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का किया शुभारंभ। विभिन्न जिलों के बच्चों से की ऑनलाइन बातचीत। सामूहिक प्रयास से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया बल। अपराध नियंत्रण पर रांची में उच्च स्तरीय बैठक। बोकारो में मजदूर संगठन समिति के ठिकानों पर एनआईए का छापा। गुमला में पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश भर में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। 8 मई तक बने रह सकते हैं यही आसार। कुछ स्थानों पर येलो अलर्ट जारी।